तो आइए छात्रों, एक नया पाठ पढ़ते हैं गद्य भाग में। सुमिरन के मन के, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लेखक है इस पाठ के। इस पाठ में 3 निबंधात्मक कथाएं बताई गई हैं। 3 निबंधात्मक कथाएं। पहली निबंधात्मक कथा है बालक बच गया, ये हम पढ़ेंगे। बाकी के और 2 हैं, वो 2 कथा हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। बालक बच गया, बालक बच गया नामक पाठ का सारांश पहले देखते हैं। इस पाठ में लेखक बताना क्या चाहता है, किस विषय में वो चर्चा करता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, बालक बच गया ये निबंधात्मक कथा है। ये निबंध है एक तरह से, जिसमें लेखक ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उदाहरण के जरिए ये स्पष्ट किया है कि बालक अर्थात जो बचपन का जीवन होता है, बचपन का जीवन बहुत ही सुनहरा जीवन होता है और बच्चे जो है पूरी तरह से मासूमियत से भरे हुए होते हैं। उनका दिल बड़ा ही साफ होता है, निश्चल होता है और वह इस समाज में आकर अच्छाई और बुराई का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये समाज उन्हें सिखाता है, माता पिता बड़े बुजुर्ग सभी लोग मिलकर के उसे शिक्षा देते हैं और उसी शिक्षा के अनुरूप वो अपने आप को ढालता है। तो इस पाठ में लेखक ये बताने का प्रयास करते हैं कि बच्चे को उसके उम्र के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसके उम्र से पहले ही उसे बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे कुछ बड़े बुजुर्ग लोग जो है वो क्या करते हैं, बच्चों को हर परिस्थिति में रोक टोक करते रहते हैं, उसको बार बार डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं, रोकते रहते हैं, टोकते रहते हैं और कहते हैं कि तुम अब बड़े हो गए, बड़ों जैसा व्यवहार करो, बड़ों जैसा पेश आओ। तो एक छोटा सा बच्चा 5 साल 6 साल का बच्चा है, उसका वो अपने बचपना को नहीं दिखाएगा और एक बनावटी दुनिया के घेरे में रह करके बड़ों जैसा अगर व्यवहार करने लगे तो उसका अपना बचपन जो है वो समाप्त हो जाता है। उसमें उसके बचपन को समाप्त कर दिया जाता है, बचपन का गला घोंट दिया जाता है। बच्चे को बड़ों जैसा व्यवहार करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो इसमें पहली बात तो बाल मनोविज्ञान के ऊपर प्रकाश डाला गया है। दूसरी चीज़, शिक्षा प्रणाली के ऊपर भी लेखक ने व्यंग्य किया है कि आज की शिक्षा प्रणाली जो है वह रटंत शिक्षा प्रणाली है। आज के शिक्षा प्रणाली में क्या किया जाता है, बच्चों को रटाया जाता है, रट करके और सारे सवालों का जवाब जो है लिख देने को कहा जाता है। सारे के सारे सवालों का जवाब याद कर लेते हैं बच्चे और परीक्षा में जाकर लिख देते हैं और कुछ दिनों पश्चात भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है। यही आज की शिक्षा है, जबकि यह शिक्षा पद्धति जो है पूरी तरह से गलत है। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि बच्चे को उसके उम्र के अनुसार बढ़ने का अवसर देना चाहिए। उम्र के अनुसार उसकी बुद्धि का विकास होगा, जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास होगा वह शिक्षा प्राप्त कर लेगा, वो उचित शिक्षा प्राप्त कर लेगा, वो पढ़ेगा, समझेगा, हर एक चीज का अर्थ जानेगा, समझकर उसे ग्रहण करेगा तो उसे जीवन भर याद रहेगा। वो चीज वो कुछ पल के लिए नहीं रहेगा बल्कि जीवन भर उसे याद रह जाएगा और जीवन में काम भी आएगा। तो वास्तविक शिक्षा वही है कि बच्चों के ऊपर शिक्षा थोपनी नहीं चाहिए, बल्कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार करना चाहिए। बच्चों के मन में वो रुचि भरनी चाहिए, वो जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए कि बच्चे स्वयं अपनी इच्छा से पुस्तक लेकर पढ़ें और समझने का प्रयास करें। उन्हें रटाना नहीं चाहिए कि ज़बरदस्ती तुम याद कर लो, बिना समझे याद कर लो, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। यही चीज़ यहाँ पे बताने का प्रयास किया है लेखक ने इस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। लेखक बताते हैं कि एक विद्यालय का वार्षिकोत्सव चल रहा है। वार्षिकोत्सव मतलब एनुअल डे सेलिब्रेशन हो रही है और उसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मुख्य अतिथि को भी बुलाया गया है, वहाँ के किसी मंत्री वगैरह को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है और स्टेज पर जो मंच पर एक 7-8 साल का बालक है, 8 साल का एक बालक है जो कि हेडमास्टर साहब का बेटा है, वहाँ के हेडमास्टर साहब का बेटा है और उसके पीछे सभी अध्यापक लगे हुए हैं आगे पीछे, और उस बालक से कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उसके उम्र और योग्यता से ऊपर के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही कठिन सवाल पूछे जाते हैं, परंतु उन कठिन से कठिन सवालों का जवाब वो देता चला जाता है। जैसे उससे सवाल पूछे जाते हैं कि धर्म के 10 लक्षण क्या क्या हैं, 9 रसों के उदाहरण दीजिए, चंद्र ग्रहण के पीछे वैज्ञानिक रहस्य क्या है, इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों का नाम क्या है। ये सारे चीज़ जो है वह बताता चला जाता है। फिर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है, तुम जीवन में करना क्या चाहते हो। तब वो बताता है कि मैं आजीवन लोक सेवा करना चाहता हूँ या वो जन्म लोक सेवा करना चाहता हूँ, अर्थात जीवन भर मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, परोपकार करना चाहता हूँ। इतना बड़ा जवाब वो दे जाता है छोटा सा बालक। सभी लोग देखकर स्तब्ध रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, भौचक्के रह जाते हैं कि छोटा मोटा बालक कितना बुद्धिमान है और किस प्रकार से जवाब दे रहा है।
फिर उससे पूछा जाता है, जो वहाँ के मुख्य अतिथि हैं बहुत ही प्रेम पूर्वक उसके सिर पे हाथ फेरते हैं, हाथ फेर करके उससे पूछते हैं कि बेटा ये बताओ तुम इनाम में क्या लेना चाहोगे। तो वो छोटा सा बालक जो है सोच में पड़ जाता है, गहरी सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि मांगूँ तो क्या मांगूँ। अध्यापक और पिताजी ये सभी जो है ये सोच रहे थे कि ज़रूर ये कोई ना कोई किताब मांगेगा या किसी ऐसे चीज़ की मांग करेगा जिससे कि उनका दिल खुश हो जाए कुछ, क्योंकि वो उस बच्चे को पढ़ाकू के रूप में पेश किया गया था वहाँ। लेखक भी वहाँ मौजूद था और लेखक सारी बातें देख रहा था, लेखक ध्यानपूर्वक देख रहा था। लेखक को बहुत ही चिंता सता रही थी। लेखक मन ही मन सोच रहा था कि अगर ये बच्चा किताब मांग देता है और इसी प्रकार से ऐसी कोई चीज़ मांग देता है जो कि उसको अध्यापक और पिताजी सिखाए हुए हैं, तब तो उस बच्चे का बचपन खत्म हो गया, समझो उसके बचपन का गला घोंट दिया। परंतु ऐसा होता नहीं है। बच्चा बहुत देर तक सोचता है और साफ पता चल रहा था कि उसके चेहरे पे कई प्रकार के भावनाएं नज़र आ रही थी। एक तो कृत्रिम भावनाएं जो एक बनावटी भावनाएं हैं, और दूसरी जो स्वाभाविक भावनाएं उसके मन के जो अपने विचार हैं वो भी उभर कर आ रहे थे। तो बच्चे ने पहली बार मन की सुनी और मन की बात सुनते हुए उसने कहा, धीमी सी आवाज़ में कहा, मुझे एक लड्डू चाहिए। यही उसकी ख्वाहिश थी। एक लड्डू की मांग उसने की अंत में, और ये ख्वाहिश सुनते ही लेखक के चेहरे पे मुस्कान आ गया। लेखक को बहुत ही शांति मिली, उनके मन को सुकून मिला। लेखक इस बात से खुशी हुए कि माता पिता से लेकर के जो अध्यापक थे वो सभी इस कोशिश में थे कि उस बच्चे को रटा रटाया हुआ तोता बना दे, परंतु वह तोता बना नहीं पाए थे। अभी भी बच्चे के अंदर बचपना मौजूद था। बच्चे के अंदर स्वाभाविक रूप से जो बचपन की एक मासूमियत होनी चाहिए वो मासूमियत मौजूद थी, वो भोलापन मौजूद था, जिसकी वजह से उसने उस लड्डू की मांग की। और उसकी इस मांग को सुनकर लेखक प्रसन्न हो गए और खुश हो गए। यही इस पाठ का सारांश है, यही इस पाठ में बताया गया है। आइए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। इस पाठ में जो मुख्य प्रश्न दिए गए हैं, आपके इस पाठ में पहला प्रश्न दिया गया है, बालक से उसकी उम्र और योग्यता के से ऊपर के कौन कौन से सवाल पूछे गए। इस सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया है। उससे बहुत सारे सवाल पूछे गए थे जो उसकी उम्र और योग्यता के ऊपर के सवाल थे, जैसे कि धर्म के 10 लक्षणों के विषय में, फिर 9 रसों का उदाहरण देने को कहा गया था, चंद्र ग्रहण के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है ये पूछा गया था। फिर आगे यह पूछा गया था कि इंग्लैंड के राजा हेनरी, 8वें हेनरी की पत्नियों का नाम क्या है, वो भी उसने अच्छी तरह से बता दिया था। तो सारे प्रश्न उसमें लिखे हुए हैं आपकी पुस्तक में। पहला प्रश्न देखिए और वहाँ से उठा करके आप लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है, बालक ने क्यों कहा कि मैं यावजन सेवा करूंगा, यावजन लोक सेवा करूंगा। यह दूसरा सवाल है, बालक ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि बालक को उसके माता पिता के द्वारा और अध्यापकों के द्वारा रटाया गया था। उसे रटा रटाया उसने जवाब दिया, उसको याद करवा दिया गया था कि जो जब भी ये सवाल पूछा जाएगा तो तुम यही कहना, इसलिए उसने रटा रटाया हुआ ये जवाब दिया। बालक द्वारा लड्डू बोलने पर लेखक ने चैन की सांस क्यों ली, चैन की सांस क्यों ली। बालक के द्वारा लड्डू बोले जाने पर लेखक ने चैन की सांस क्यों ली है, मैंने आपको बताया। जब लेखक ने सुना कि बालक ने अपने मन की आवाज़ पहली बार सुनी और उसने एक लड्डू की मांग की, तो लेखक ने चैन की सांस ली, क्योंकि लेखक को यह पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गया और भरोसा हो गया कि आज भी उस बच्चे के अंदर बचपना मौजूद है, मासूमियत मौजूद है। सारे लोग मिलकर भी उस बच्चे का बचपन का गला घोट नहीं पाए। इस बात से लेखक बहुत खुश था। पाठ में किन स्थानों पर यह आभास होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जाता है। तो पाठ में हर स्थान पर यह देखने को मिला है कि बालक के प्रवृत्तियों का गला घोटने का प्रयास किया गया है। केवल एक स्थान को छोड़ करके, जहां वह लड्डू की मांग करता है, अपने मन की इच्छा को जाहिर करता है, उस घटना को छोड़कर बाकी हर जगह पे बड़ों ने उस बच्चे के बचपना को खत्म करने का प्रयास किया है। बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। स्वाभाविक प्रवृत्तियां बालक की क्या थी। बालक बहुत ही सरल हृदय वाला था, भोला भाला था, मासूम था, वह निडर था, सच्चा था, इसलिए सच्चे हृदय से उसने एक लड्डू की मांग की थी। यही उसकी विशेषता है। आगे देखिए, मैं एक गद्यांश के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। आपके परीक्षा में, सीबीएसई परीक्षा में भी गद्यांश आता है अक्सर। कक्षा 11 में भी आपने गद्यांश किया होगा, परंतु फिर मैं एक बार उदाहरण के रूप में आपको बता देना चाहता हूँ कि गद्यांश की व्याख्या कैसे करनी चाहिए। गद्यांश हो या पद्यांश हो, कविता की पंक्तियाँ हों या अनुच्छेद दिया गया हो पाठ में से, उसकी व्याख्या कैसे की जानी चाहिए, व्याख्या के क्या खास तौर पे नियम है। एक उदाहरण मैं दे देता हूँ, इसी के आधार पे आप कोई भी व्याख्या कर सकते हैं।
व्याख्या बहुत ही सरल है। व्याख्या मतलब सरल अर्थों में अपने शब्दों में किसी बात को स्पष्ट करना। जैसे कि यहाँ गद्यांश से आपको कुछ पंक्तियां दी गई हैं। निम्नलिखित गद्यांश का सविशेष व्याख्या कीजिए। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम एवं स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। फिर उसने धीरे से कहा लड्डू। ये पूरे पैराग्राफ का एक हिस्सा मैंने यहाँ पे लिया है। तो जब आप व्याख्या करेंगे तो व्याख्या करने के दौरान आप पहले निर्देश लिखेंगे। निर्देश मतलब यह होता है संकेत देना या बताना कि कहाँ से कहाँ तक का आप व्याख्या कर रहे हैं। तो पहले दो शब्दों को ले लीजिए, बालक के मुख पर, और अंतिम कहा लड्डू। यहाँ से यहाँ तक का आप व्याख्या करने जा रहे हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देने आप जा रहे हैं अपने शब्दों में। तो व्याख्या करने से पहले बताया गया सप्रसंग, प्रसंग के साथ इसका प्रसंग बताएंगे कि यह जो गद्यांश है, ये जो पैराग्राफ है, गद्यांश है, ये लिया कहाँ से गया है, इसके कवि कौन है, इसके पाठ का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए परिचय देंगे आप। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से बालक बच गया नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक का नाम पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ये हो गया। फिर आप बताएंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक बताना क्या चाहता है, उसकी सब्जेक्ट थोड़ी सी आप कोऑर्डिनेट करेंगे उसमें कि वो बताना क्या चाहता है, लेखक या कवि क्या बताना चाहता है। तो लेखक इसमें क्या बताना चाहते हैं, जैसे कि इसमें बताना चाहते हैं कि बालक के सहज प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से बालक के सहज प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। उसके अंदर मौजूद बालपन की छवि को दिखाया गया है। ये दिखाया गया है कि बच्चे के अंदर आज भी बचपना मौजूद है और इसलिए वह अंत में लड्डू की मांग करता है। तो प्रसंग हो गया। प्रसंग में आप खास तौर पर याद रखिए, आपको पाठ का नाम लिखना है, लेखक या कवि का नाम लिखना है, तथा यह बताना है कि कवि या लेखक उस गद्यांश या पद्यांश के माध्यम से बताना क्या चाहते हैं। उसके पश्चात आप व्याख्या कर सकते हैं। व्याख्या में आप जो कुछ लिखा है उसका सरल शब्दों में, अपने शब्दों में सरल रूप में व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं। अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, उसी को व्याख्या कहा जाता है। जैसे कि आप इसको देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे। लेखक बताता है कि 8 वर्ष के एक बालक से विद्यालय के वार्षिकोत्सव में उसकी उम्र और योग्यता के ऊपर के सवाल पूछे जाते हैं। वह सभी प्रश्नों के रटा रटाया उत्तर देता है। जब उससे पूछा जाता है कि इनाम में उसे क्या चाहिए, तो वह अपने मन की आवाज़ सुनता है और एक लड्डू की मांग करता है। उसके इस सरल एवं स्वाभाविक उत्तर को सुनकर लेखक प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि आज भी उस बालक के अंदर का बचपन जीवित है और वह चैन की सांस ले लेते हैं। आगे देखिए विशेषताएं। आगे आप विशेषताएं बताएंगे कि इस अनुच्छेद में, इस पैराग्राफ में, इस गद्यांश में या तो पद्यांश में, अगर कविता की पंक्तियां दी जाती हैं तो उसको पद्यांश कहा जाएगा। उसमें क्या, उसकी विशेषता क्या है। तो विशेषताओं में जैसे काव्य सौंदर्य लिखते हैं, उसी प्रकार से विशेषताएं यहाँ देनी पड़ती है। जैसे कि कविताओं में काव्य सौंदर्य होता है, तो काव्य सौंदर्य लिखते समय आप भावनाओं की सुंदरता स्पष्ट करते हैं और साथ साथ भाषा की सुंदरता स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले भावों की सुंदरता स्पष्ट करेंगे हम। भावनात्मक रूप से क्या बताया गया है, बालक के सरल हृदय एवं भोलेपन को दर्शाया गया है। ठीक है। रटंत शिक्षा प्रणाली की निंदा की गई है। रटंत शिक्षा, जो रोट लर्निंग चल रही है, रोट मेमोरी के ऊपर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, इसको क्रिटिसाइज किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है, गद्यात्मक भाषा की बोली। तत्सम एवं तद्भव शब्दों के साथ मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, हिंदी के अपने शब्दों का प्रयोग हुआ है और मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है भाषा के रूप में। फिर और भाषा की विशेषता बताइए। भाषा प्रवाहमयी है। प्रवाहमयी है मतलब भाषा में फ्लुएंसी है और बहुत ही साधारण ढंग से अपनी भावनाओं को प्रकट करने की क्षमता है। ये भाषा की विशेषता है। इसी प्रकार से आप किसी भी व्याख्या में इन खास चीज़ों को ध्यान रखें। निर्देश, प्रसंग, व्याख्या, फिर विशेषता, ये सभी चीज़ों को लिखना आवश्यक है। तो इसी के साथ मैं इस पाठ का अंत करूँगा। आप इन पाठ के प्रश्नों का उत्तर आप लिखिए और व्याख्या के ऊपर अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।